दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार से कह दिया कि इस देश के नागरिकों की दीपावली होगी कैसी, यह सब कुछ आप ही पर निर्भर है। यानी जनता की जेब खाली है, उसके घर में बचत का पैसा नहीं है, बैंक में जो भी पैसा है उस पैसे की कीमत लगातार कम हो रही है और ऊपर से जिसने किस्त लिया है उस किस्त पर भी अगर उसे ब्याज देना पड़ जाए, उन हालात में जब उसके पास रोजगार नहीं है और बाजार में रोजगार उपलब्ध नहीं है, तो फिर दीपावली तो आप ही मनवा सकते हैं। और सरकार के हाथ पांव फूले हुए हैं, कौन सा निर्णय ले, कैसा निर्णय ले। वह तो सोच रही है कि दरअसल कूपन हर हाथ में दे दिए जाएं और उसने दे दिए सरकारी कर्मचारियों को। यह लीजिए एलटीसी का कूपन, यह लीजिए फेस्टिवल का कूपन और बाजार में जाइए और सामान खरीदना शुरू कर दीजिए। और सामान भी वही खरीदिए जिस सामान पर 12% जीएसटी आपको देना पड़े। यानी एक साइकिल पुरानी कैसे चल पड़े इकोनॉमी की, इस दिशा में सरकार के पास शेख चिल्ली सरीखे सपने हैं। इन सपनों का सच क्या है? और 2 नवंबर को दोबारा सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तो फिर क्या वाकई सरकार कोई एक खांचा रख पाएगी? दीपावली इस देश की कैसे मने? नागरिकों के घर में दिए भी कैसे जलें? पटाखे फोड़े ना फोड़े लेकिन पूजा करे, मिठाई करे, कुछ कर पाएगी? लेकिन इन सारी बातों पे बंटाधार 2 बातें इस देश की सच को एक तरफ आईएमएफ ने कह दिया और दूसरी तरफ दुनिया के भीतर में जब हर किसी की इकोनॉमी नीचे जा रही थी, हर कॉरपोरेट की इकोनॉमी नीचे थी, उसका टर्नओवर नीचे था, तो इस देश के भीतर में सत्ता के करीब जो कॉरपोरेट थे, जो घराने रईस थे, उनका टर्नओवर लगातार बढ़ते बढ़ते इस हद तक बढ़ गया कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर उनकी पहुंच हो गई। यह खेल क्या है? और किसी भी देश के भीतर में कॉरपोरेट की ताकत टर्नओवर से अगर बढ़ रही हो और देश कंगाल टर्नओवर के तौर पर हो रहा हो, जीडीपी के तौर पर हो रहा हो, तो फिर एक बात जान लीजिए, यह देश का ही पैसा है जो शिफ्ट किया जाता है कॉरपोरेट की हथेलियों में। और कॉरपोरेट दुनिया के मानचित्र पे टॉप 10 में आता है, टॉप 5 में आता है, टॉप 3 में आता है, रईस होते चला जाता है और देश का इंडेक्स नीचे और नीचे और नीचे गिरता चला जाता है। तो आज बात शुरू कहां से की जाए? बात तो शुरू हमें लगता है कि आईएमएफ से करनी चाहिए, जिसने कहा कि इस बरस में लगभग -10% जीडीपी रहेगी, -10.9% जीडीपी रहेगी और दुनिया के तमाम देशों में सबसे नीची जीडीपी रहेगी। यह पहला सच है। आईएमएफ का एक दूसरा सच उम्मीद जगाता है कि अगले बरस यानी 2021 में यह जीडीपी 8% रहेगी। आप कल्पना कर रहे हैं, आईएमएफ ने तत्काल में सच बोला और 2021 को लेकर कितना बड़ा झूठ बोला, क्योंकि 18% की ग्रोथ होगी तब आप 8% पे जाएंगे 2021 में, जो संभव ही नहीं है, क्योंकि दुनिया के किसी भी देश की जीडीपी जो बताई गई है वो 8% से नीचे है। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, चाहे जापान हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे अफ्रीकन कंट्रीज ही क्यों ना हो, मौजूदा वक्त में सबकी जीडीपी भारत की तुलना में ऊपर है। तो 2021 में बाकी सब की जीडीपी भारत की तुलना में नीचे कैसे आ जाएगी, वह भी एक लंबी फरलांग के साथ। तो एक झूठ आईएमएफ का समझने की कोशिश कीजिए। आने वाले वक्त में आईएमएफ यह चाहता है कि उसकी पॉलिसीज को किसी तरीके से कोई भी देश कैसे लागू करे, क्योंकि आपको आखिर में कटोरा लेके जाना है अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, तो आपका कटोरा किसके सामने फैलेगा? वर्ल्ड बैंक के सामने, आईएमएफ के सामने, जो अपनी नीतियों को लागू कराना चाहेंगे। तो एक उम्मीद 2021 को लेकर उन्होंने जगा दी। लेकिन इस -10% जीडीपी का मतलब क्या? यह कभी आपने सोचा? इसको इस रूप में सरलता से सोचिए कि जो भी देश के भीतर लोगों की एक इकोनॉमी होती है, जो वो खरीद रहे होते हैं, पैसा कमा रहे होते हैं, उसमें से एक झटके में आप 20 लाख करोड़ रुपए कम कर दीजिए और फिर सोचना शुरू कीजिए, जब झटके में इस बरस की जीडीपी -10% यानी 20 लाख करोड़ रुपए जनता की आमदनी में से कम हो जाएगी, तो क्या क्या होगा? जनता बाजार में कुछ खरीदने नहीं जा पाएगी, नहीं जाएगी। जब जनता खरीदने नहीं जाएगी तो इंडस्ट्री कौन सा माल उपजाएगी? वह भी उत्पादन रोक देगी। इंडस्ट्री जब माल नहीं उपजा रही होगी तो वह रोजगार किसको देगी? और जो रोजगार कर रहे थे उनकी स्थिति और कितनी खस्ता होगी। उनके वेतन में कटौती होगी या उन्हें निकाला जाएगा, जो एक बड़ी तादाद में इस दौर में निकाला गया है और उनकी तादाद पूरे देश में करोड़ों से ज्यादा है, जो व्हाइट एंड ब्लू कॉलर की स्थिति में आते हैं। तो फिर क्या होगा?
और यह स्थिति आ गई है तो इसके मतलब क्या है? इसके मतलब बहुत साफ है कि सरकार के पास कोई विजन नहीं है। जो ये कूपन बांट रही है, ये ऐसा लगता है कि किसी मॉल की किसी दुकान में आप कुछ खरीदने गए हैं और वो कहता है अगली बार आप फिर आ जाइएगा तो यह लीजिए कूपन, अगली बार आप 500 रुपए का कूपन से खरीद सकते हैं। लेकिन कूपन में 500 रुपए की खरीद जो आपको फ्री मिलेगी, उसकी एवज में आपको 1000 या 2000 का सामान खरीदना होगा, तभी 500 रुपए मिलेंगे। सरकार भी कुछ इसी लहजे में है। अगर आप 3 लाख रुपए खर्च करते हैं तो 30% आपको टैक्स में लाभ मिल जाएगा, 30,000 रुपए मिल जाएंगे आपको लाभ, 10% का वहां लाभ हो गया। तो 3 लाख में 30,000 वो कह रही थी और सोच रही थी कि शायद प्राइवेट सेक्टर भी इस दिशा में जाएगा। लेकिन जब पैसा किसी के पास नहीं है और सरकार की इकोनॉमिक फिलॉसफी कूपन पर आकर टिक गई है, तो और सच क्या बताएं आपको। इस सिलसिले को जरा समझना शुरुआत से ही करते हैं। अमेरिका में 4.3 माइनस, भारत में -10.3%, चाइना में माइनस नहीं है, 1.9% है फिलहाल 2020-21 की जीडीपी, जो कि अगले बरस वो सबसे ज्यादा हो जाएगी 8.2%, और भारत की उसकी तुलना में -10.3 है, यानी लगभग 11.5% नीचे है। लेकिन भारत 8.3% कैसे हो जाएगा, पहला सवाल ये। और अमेरिका या ब्राजील को देखिए, ब्राजील -5.8% 2020-21 की जीडीपी, लेकिन अगले वर्ष वो 2.8 पर ही पहुंचेगा, लेकिन हम 8.1 पे पहुंच जाएंगे या 8.8 पे पहुंचाने की बात हो रही है। लैटिन अमेरिकन और कैरिबियन देश, जिनको सही में बनाना रिपब्लिक के तौर पर 20वीं सदी में कहा जाता था, वहां भी -8.1, जो भारत से ज्यादा है जीडीपी में माइनस, वो वहां पर भारत की उसकी तुलना में ज्यादा है, वहां -8.1 है, भारत में -10.3 है। लेकिन उसकी इकोनॉमी भी अगले बरस 3.6 पर आएगी, लेकिन भारत की 8.8 पर आ जाएगी। कैसे आ जाएगी? तो एक तरफ सच है और दूसरी तरफ एक उम्मीद का झूठ है, जिसके जरिए आपको समझना। और इसी इकोनॉमी के खेल में ही पहली बार जब यह निकल कर आया कि एशियाई देशों में सिर्फ नेपाल और पाकिस्तान ही भारत से प्रति व्यक्ति जीडीपी के हिसाब से नीचे हैं, तो लोगों के हाथ पांव फूल गए। बांग्लादेश भी आगे निकल गया। बांग्लादेश की जीडीपी 2020-21 की बताती है 1,38,344 रुपए प्रति व्यक्ति वहां की जीडीपी है, और भारत की 1,37,574, यानी लगभग 770 रुपए प्रति बरस प्रति व्यक्ति हम लोग बांग्लादेश से भी नीचे हैं। यह एक स्थिति है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब है कि जो इकोनॉमी संभाली जा रही थी, वो इस इकोनॉमी का बंटाधार इसी दौर में हुआ है। क्योंकि जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, या मनमोहन सिंह की सरकार के बाद मोदी के हाथ में जब सरकार आ रही थी, उस पीरियड को देखिएगा तो बांग्लादेश की तुलना में भारत की जीडीपी प्रति व्यक्ति लगभग 40 से 45% ज्यादा चल रही थी। 2013 में ज्यादा थी, 2015 में आते आते वो 40% ज्यादा थी। लेकिन एक के बाद एक देखिए कैसे नीचे गिरते चले गए। और इस नीचे गिरने के पीछे का सच ऐसा नहीं है कि कोई एक रॉकेट साइंस है, बड़ा आसान सी समझ है कि हम इकोनॉमी को नहीं संभाल पा रहे थे और कुछ हाथों में देश को सौंप रहे थे। नहीं संभाल पा रहे थे, इसके लिए हमको लगता है अगस्त को आप हिस्सा बनाइए। अगस्त 2018 भारत की जीडीपी 8.2, अगस्त 2019 भारत की जीडीपी 5 अगस्त 2020 भारत की जीडीपी 23.9 नेगेटिव, झटके में और नीचे चले गए। और इसी दौर में देश के दो महान लोग जो कॉर्पोरेट सेक्टर में सत्ता के साथ खड़े थे, जिनके हाथ में आज सब कुछ है, वो रईस दर रईस होते चले जा रहे थे। एक कहावत बड़ी शानदार कही जाती है, अपने तौर पर यह मानना चाहिए कि पॉलिटिशियन जो होता है उसका अपना कुछ भी नहीं होता है, खुद का कुछ नहीं होता है, और कंट्रोल वो सब चीज पर करना चाहता है। तो उस कंट्रोल सब चीज पर करने के लिए वह चाहता है कि पूंजीवादी लोग उसके साथ आ जाएं, सिस्टम पूंजीवादियों का चले, उसके जरिए उसको कमीशन मिल जाए और यह देश ऐसे ही चले। इसीलिए हम आपके सामने कुछ सेक्टर बतलाते हैं। इसके बाद इस देश में सिर्फ एक ही सेक्टर बचेगा, पीने का पानी, और सब चीज दे दिया गया, मसलन टेलीकॉम, ऑयल, गैस, रिटेल सेक्टर जो ई कॉमर्स से जुड़ गया है, इंटरटेनमेंट, पोर्ट्स यानी बंदरगाह, एयरपोर्ट्स यानी हवाई अड्डे, रेल, पावर, क्या बचा इसके बाद? सारे सेक्टर्स कॉर्पोरेट मित्रों के हाथ में दे दिए गए, और इसके पीछे कोई फिलॉसफी रिसर्च की नहीं थी, यानी यह सोच नहीं थी कि कोई इनोवेशन हो रहा है।
दरअसल उनकी मोनोपोली क्रिएट की गई और मोनोपोली के जरिए उनका टर्नओवर लगातार बढ़ते चला गया। हमको लगता है एक जिक्र आज जरूर करना चाहिए यहां, जिस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी 2014 तक, उस समय इस देश के सबसे रईस रिलायंस यानी अंबानी के जो अपना जो उनका वर्थ था, वो वर्थ तकरीबन 18.6 बिलियन डॉलर का था, 18.6 बिलियन डॉलर। लेकिन आज और उस समय वो दुनिया के मानचित्र पर रईसों की शुमारी में 40वें नंबर पर थे। लेकिन बीते 6 बरस में कमाल ये हुआ कि लगभग 5 से 6 गुना ज्यादा संपत्ति टर्नओवर बढ़ती चली गई और जिस समय लॉकडाउन की स्थिति 2020 में थी, सिर्फ इसी पीरियड में 22 बिलियन डॉलर और जुड़ गए। क्यों जुड़ गए? दुनिया की तमाम बड़ी कंपनियां क्यों पैसा लगाती है और उस कंपनी में पैसा लगाती है जिस कंपनी के टर्नओवर लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और उसका क्षेत्र मोनोपोली के तौर पर बढ़ते चला जा रहा है। दुनिया में भारत के साथ किसी को भी बिजनेस करना है तो वो जरूर चाहेगा कि पहला बिजनेस सरकार के साथ करें। सरकार के साथ अगर रेपुटेशन अच्छी है तो आपको घाटा नहीं होगा। लेकिन सरकार ने 2-3 प्यादे खड़े किए जिनके पास खूब पैसा है, आप उनके पास जाइए और उसके बाद जिस भी फिलॉसफी को आपको लागू कराना है, जो भी पॉलिसी डिसीजन आपको करवाना चाहते हैं वो करवा सकते हैं, क्योंकि उनके जरिए देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाया जाएगा, उनके जरिए देश चलाया जाएगा। यानी बिलियनियर्स इस देश को चलाएं और पूरा सिस्टम उनके हाथ में रहे। कुछ ऐसी सोच अलग अलग सेक्टर के जरिए ये उभर कर सामने आती है। क्योंकि 2020 में जब पूरी दुनिया मंदी में थी तो उस समय अगर किसी कंपनी का अपना टर्नओवर 22 बिलियन डॉलर और बढ़ जाता है और बढ़ते बढ़ते वह लगभग दुनिया के चौथे बड़े नंबर पर रईसी में आ जाता है, क्योंकि नंबर 1 पर है जेफ बेजोस जो कि 187 बिलियन डॉलर के मालिक हैं, बिल गेट्स 121 बिलियन डॉलर, जुकरबर्ग 102 बिलियन डॉलर और इस समय रिलायंस यानी मुकेश अंबानी लगभग 80 to 90 बिलियन डॉलर के बीच में वो चल रहे हैं, लगभग 85 बिलियन डॉलर के लगभग में मानकर चलिए। सवाल है कि क्या वाकई कोई प्रोडक्टिविटी थी, क्या वाकई कोई इनोवेशन चल रहा था जिस लहजे से चीजें बढ़ती चली जा रही थी? क्योंकि भारत का जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन में जो इंडेक्स में नंबर है वह भी 48वें नंबर पर है। यानी भारत ने कोई इनोवेशन का काम नहीं किया है। भारत की कंपनियां भी उसमें जोड़ती हैं कि अगर वह भी कोई इनोवेशन का काम कर रही है, कोई प्रोडक्टिविटी बढ़ा रही है तो उनको भी एक हाई रैंकिंग में कंट्री होती है। लेकिन भारत 48वें नंबर पर है। इस दौर में ऐसा क्या हुआ कि जिस वजह से हम लोग क्रोनी कैपिटलिज्म की एक नई परिभाषा हमने सिस्टम के हिस्से में देखी और यह सिस्टम के तौर पर इस देश के भीतर में असमानता इतनी ज्यादा व्याप्त हो गई, वेल्थ एक जगह इतनी ज्यादा जाकर सिमट गया, कंज्यूमर झटके में गायब हो गया, प्रोडक्शन धीरे धीरे ठप हो गया। लेकिन बावजूद इसके इस देश की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन का सपना देखा तो गया बनाने के लिए, लेकिन एक बड़ा हिस्सा जब आप कॉरपोरेट में भी अपने मित्रों के पास दे रहे हैं तो सच क्या है? क्योंकि 1991 में जब इस देश के भीतर में इकोनॉमिक रिफॉर्म किया गया था ना, तो उस समय यह कहा गया था कि कोई भी धंधे में आ सकता है, कोई भी उत्पादन कर सकता है, कोई भी फैक्ट्री लगा सकता है, यानी कईयों को नौकरी भी आप दे सकते थे। लेकिन धीरे धीरे चीज़ों को दबाया गया और दबाते दबाते कुछ चीज़ों की मोनोपोली क्रिएट करनी शुरू कर दी गई और ये मोनोपोली आज की तारीख में ये मानकर चला जा रहा है, जैसे हम आपको बताएं आने वाले वक्त में ई कॉमर्स होगा, यानी रिटेल सेक्टर की दिशा में जो बढ़ रहे हैं। तो भारत में ई कॉमर्स की इंडस्ट्री 2024 तक का जो एनालिसिस है, गोल्डमैन सैच्स का जो रिव्यू रिपोर्ट आई है, वो कहती है कि भारत में लगभग 99 बिलियन डॉलर का होगा। और दूसरा सच बताती है कि इसमें 50% यानी लगभग 50 बिलियन डॉलर जो है वो सिर्फ रिलायंस का होगा। रिलायंस ने इस दौर में फेसबुक के साथ समझौता किया, व्हाट्सएप उसके हिस्से में आ गया, जियो उसके पास अपना है, जियो का एक अपना बैंक भी उन्होंने क्रिएट कर लिया है जो एसबीआई के साथ मिलकर काम कर रहा है। 30-70 के रेशियो में 30% पैसा एसबीआई का, 70% जियो। ये सारी चीजें हो रही है, यानी हर रास्ता खुल रहा है कि आप के पास पैसा बढ़ते चला जाए, आप चीज़ों को देखते चले जाइए, सारे सेक्टर्स आपके हाथ में चलते चले जाए। जियो के इस समय 388 मिलियन कंज्यूमर हैं, यानी यूज़र्स हैं लगभग। जो हमारा जो फेसबुक है उसके लगभग 328 मिलियन यूज़र हैं और व्हाट्सएप के तकरीबन 400 मिलियन यूज़र्स हैं। अगर इन सब को देखिएगा तो इसका मतलब है कि ये एक बड़ी ताकत के तौर पर आने वाले वक्त में ई कॉमर्स के क्षेत्र में रिलायंस उभर कर आएगा। दूसरी स्थिति क्या है? दूसरी स्थिति यह है कि
जब मोनोपोली आपकी हर क्षेत्र में होती चली जा रही है, तो चाहे वो बंदरगाह हो, पोर्ट हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो आने वाले वक्त में जो रेलवे का निजीकरण है वह भी किन हाथों में जाएगा, जो पीएसयू सेल किए जा रहे हैं, जो फायदे वाले पीएसयूज है, खास तौर से ऑयल से जुड़े हुए पीएसयूज जो है, उनको जो सेल किया जा रहा है वह भी कौड़ियों के मोले शिफ्ट होगा, वह भी उधर ही चला जाएगा। तो जो चीज जैसे जैसे शिफ्ट होती चली जाएगी, दूसरी तरफ चंद हाथों की वेल्थ बढ़ती चली जाएगी, भारत अपने तौर पर कंगाल होता चला जाएगा और कूपन बांट के देश की इकोनॉमी नहीं चल सकती है उस दिशा में। लेकिन फिर भी चलाने की कोशिश इसलिए जा रही है क्योंकि इकोनॉमिक विजन नहीं है, इकोनॉमिस्टों की फौज नहीं है जो समझा सके कि देश की इकोनॉमी के लिए देश के सोशल इंडेक्स को कैसे नीचे लाया जाता है, किस तरीके से देश में महंगाई दर कम करनी पड़ती है, किस तरीके से रुपए का अवमूल्यन अगर हो रहा है तो रुपए को स्थिर कैसे, नहीं कोई बताने वाला है, आप कुछ कर नहीं सकते हैं। क्योंकि इस दौर में जो बैकडोर एंट्री सरकार ने अपने तौर पर अपने मित्रों की करनी शुरू, उसमें जियो पेमेंट बुक जो है, बैंक जो है, वह खास तौर से ज्वाइंट वेंचर जो एसबीआई के साथ आया। उस समय एसबीआई की जो जीएम हुआ करती थी अरुंधति भट्टाचार्य होती थी। रिटायरमेंट के बाद वो चली गई रिलायंस में ही नॉन एग्जीक्यूटिव तौर पे गई है, लेकिन डायरेक्टर पद उनको दिया गया है, तो वह रिटायरमेंट के बाद वहां पर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होकर चली गई। तो सरकार में काम करते हुए जब आप किसी कंपनी को लाभ पहुंचाते हैं तो सरकार से रिटायरमेंट के बाद वो कंपनी आपके लिए वहां पर दरवाजा खोल देती है, शानदार कैबिन बना देती है और आपको कुर्सी पर बैठा देती है। ठीक वैसे ही जैसे इस देश के भीतर में हमने पूर्व चीफ जस्टिस को देखा, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किस तरीके से पार्लियामेंट पहुंच गए, और भी कुछ लोग हुए जैसे किस तरीके से इससे पहले सीवीसी जो थे वह कहां पर चले गए, सीएजी कहां पर चले गए। सीवीसी जो पुराने थे वह भी चले गए रिलायंस के यहाँ डायरेक्टर के तौर पर, चौधरी साहब। और जिस तरीके से विनोद जी हुआ करते थे जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, वह भी किस तरीके से मोदी सरकार आने के बाद जो सीएजी जो तमाम घपले घोटाले 2G कोयला पकड़ रहे थे, वो उन्हें भी पद मिल गया। तो रिटायरमेंट के बाद जब आपके लिए सुरक्षित जीवन हो तो रिटायरमेंट से पहले लिए गए वो निर्णय कितने सही होंगे, यह एक सवाल हर जहन में होना चाहिए और होगा भी मेरे ख्याल से, इसमें कुछ छुपे होने की बात नहीं है। लेकिन बावजूद इसके अब आप देखिए इस देश की इकोनॉमी में दीपावली और दीपावली से जुड़े हुए तमाम अधिकारी कर्मचारी जो खुद को व्हाइट कॉलर और ब्लू कॉलर के तौर पर देखते हैं, क्योंकि जब आप 5 ट्रिलियन का सपना देख रहे थे ना, उस समय निवेशक भारत में आ रहा था, पैसा लगाने आ रहा था, उस समय भारत का बाजार में माल बिक रहा था, एक्सपोर्ट भी अच्छा खासा हो रहा था, रोजगार नया नहीं मिल पा रहा था लेकिन पुराना किसी का रोजगार जा नहीं पा रहा था। लेकिन आज की तारीख में जब 5 ट्रिलियन का आप जिक्र कीजिएगा, उस समय आपने टारगेट रखा था 2024-25, अब आपको 5 साल और बढ़ाना होगा, 2029-30 तक आप चले जाइए, तब आपकी इकोनॉमी जीडीपी की जो है वो 5 ट्रिलियन की स्थिति में आएगी। क्योंकि हमारी जीडीपी ही सिर्फ नीचे जाने का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता है, हर क्षेत्र का नीचे जाना होता है। मसलन कंस्ट्रक्शन के इलाके में आइएगा, सबसे बुरी हालत है, -51.4% कंस्ट्रक्शन सेक्टर में। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ये -39.3%, कंस्ट्रक्शन सेक्टर के, माइनिंग में -41.3%, जो ट्रेड है, होटल है, ट्रांसपोर्ट है, ये सारी चीजें जो है ये लगभग -47.4% नीचे जा रही है। तब आप इसके बाद सोचना शुरू कीजिए कि जो वाउचर दिए जाते हैं कि इसके जरिए आपको ये ब्याज मुक्त लोन मिल रहा है, इसको आप इंजॉय कीजिए, खरीदिए, तो आप क्या खरीदने बाजार में जाएंगे? आपको अगर आपके पास मॉल से ही जब आपको दिया जाता है पर्चा की लीजिए छूट है, इसके बाद आप खरीद सकते हैं, सरकार ने इसी तरीके से आपको वाउचर्स दे दिए हैं। अगर ये स्थिति आ गई है और अगर ऐसी स्थिति है कि सरकार तो है 5 साल फिर नहीं है, चलिए 5 नहीं 10 साल है फिर नहीं है, 15 साल है फिर नहीं है, ये भी मान लीजिए, लेकिन इस सरकार तो खाली हाथ आती है जब वो सत्ता में आती है, लेकिन भर भर के जाती है। और भर भर के जाने की स्थिति में नया परिभाषा यह है कि सब चीजों पर कंट्रोल हमारा हो जाए, तो फिर हम ही उस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का हिस्सा कहलाने लगेंगे जो इलेक्शन के जरिए होता है और जिसे जनता चुनती है। यह चीज भी गायब हो जाएगी और यह गायब होने की स्थिति में चीजें बढ़ चुकी है। जहां पर
कंट्रोल सारी चीजों पर चंद हथेलियों ने जब कर लिया है तो फिर आप क्या मांगेंगे? हो सकता है कल पानी भी मांगने जाएं तो वह भी कोई बिलियनियर तय कर रहा हो कि किसको कितना पानी देना है, कहां पे कितनी लाइसेंसिंग करनी है। और यह स्थिति अगर पूरे देश में आ जाएगी तो फिर इसका मतलब है जो चीजों को संभाल रहा है, जो बता रहा है, जो कॉर्पोरेट को भी अपने साथ रखे हुए है, इसका मतलब है उसने हर चीज पे कंट्रोल कर लिया है। और ये बिलियनियर्स के हाथों देश चला गया है, वही देश चलाएंगे और धीरे धीरे इलेक्शन भी मैटर ना करे, यानी आप मान लेंगे अरे इसका विकल्प क्या होगा? कोई विकल्प नहीं होगा। दीपावली का मौका है, अंधेरी ना बीते। कोशिश कीजिए, सरकार से सवाल कीजिए, और सरकार सवाल का जवाब ना दे पाए तो फिर मान लीजिए ये मान चुके हैं कि लक्ष्मी सिर्फ इनके घर में ही है, और वो घर और कहीं नहीं है। जहां पर मोर है वहीं पर लक्ष्मी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।